फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की पहली क्लास है और बुक हमारी न्यू है। इसका पहला चैप्टर आपको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा और वो पहला चैप्टर हमारा यूनिट नंबर 1 है, फ़िज़िक्स एंड मेजरमेंट्स। फ़िज़िक्स एंड मेजरमेंट्स इस पर वो देना यार वहाँ से बस। यहाँ पे दो ही आए, ये और ये दो पढ़ ली, दो बात पढ़ लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वाला अलग ये बात और चलिए फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दो ये बात और दो बार लिख लो क्योंकि दो बार हो रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी। ठीक है भाई, ये हमारी न्यू बुक का पहला चैप्टर है, यूनिट 1। और तीसरी बार क्या होगा, पूरा ये बंदू क्या होगा? क्या इसको 1 को सही। अच्छा, यूनिट 1 न्यू बुक से फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब इसमें बहुत लेंदी करा हुआ है, चैप्टर को डिटेल करा हुआ है, लेकिन मकसद है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें से चंद कुछ ख़ास टॉपिक्स होते हैं, उनको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। देखो भाई, शुरू में सबसे पहले तो बात की भाई फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन की, फ़िज़िक्स का स्कोप क्या होता है, और फिर फ़िज़िक्स की ब्रांचेस। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन या उसका स्कोप या उसकी ब्रांचेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ वगैरह में काम आ जाती हैं। तो इसके हवाले से अगर कोई सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा तो मैं आपको उसकी तैयारी करवा दूँगा। फ़िज़िक्स की डेफिनेशंस और ब्रांचेस के बाद हमारे पास इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है ना, जो पिछली बुक में भी था और इस बुक में भी आएगा, वो यही है हमारे पास मेजरमेंट्स का। भाई मेजरमेंट में क्या होता है, हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनको एसआई यूनिट्स बोलते हैं, और इस तरह हम आगे चल के पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब देखा जाए ना, इस चैप्टर के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें, इस चैप्टर में आपके पास एक किस्म से इंट्रोडक्शन दे दिया फिज़िक्स का, और स्कोप और ब्रांचेस, फिर उसके बाद हमारे पास है इधर एसआई यूनिट्स, और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे है डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ये लाजमी करने वाला टॉपिक है, और इसमें से हमारा लाजमी सवाल आता है सेक्शन बी में, एक शॉर्ट सवाल आता है और उसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो इस पे आगे बढ़ने से पहले सिर्फ शुरू में हम थोड़ी सी बात करते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से, जो बातें आपकी किताब में लिखी हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहले ये बताओ कि दायरे 9 में भी पढ़ा, 10 में भी पढ़ा, याद करी या रट्टा लगाया या समझा, जो भी था, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है? याद रखो, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। ठीक है, चेंज होती रहती हैं, लेकिन मीनिंग उनके तकरीबन सेम ही होते हैं। पहले कोई और चल रही थी, फिर 9, 10 में आपने पढ़ी, वहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन एक होती है बेसिक डेफिनेशन जिसको हम बता सकते हैं भाई ये फ़िज़िक्स है। क्या हो सकती है? एक तो आसान भाषा में, शब्दों में या आसान लफ्ज़ों में कहा जाए नहीं, दर्द नहीं है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर की स्टडी, नेचर को पढ़ना, नेचर को जानना, यही कहलाता है क्या? फिज़िक्स। क्योंकि जो वर्ड फिज़िक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, फिजिकोस। इससे फिजिकोस, और फिजिकोस का मतलब होता है नेचुरल। वर्ड क्या है? फिजिकोस, ग्रीक वर्ड है,
यूनानी ज़बान का। अब फिजिकोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ ग्रीक। ग्रीक एक कौम रही है जिसको उर्दू में हम यूनान कहते हैं, यूनानी ज़बान। ग्रीक वो कौम है, आज से हज़ारों साल पुरानी कौम है, जिन्होंने साइंस में बड़ी तरक्की करी, और ज़्यादातर जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं साइंस में वो ग्रीक की ही होती हैं, ठीक है। फिजिकोस स्टडी ऑफ नेचर। हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारी लाइफ में क्या कुछ क्यों कैसे होता है, इन सब का जवाब जो देती है वो साइंस देती है। लेकिन साइंस में नेचुरल साइंस जिसका ताल्लुक़ नेचर से है, जो हमारे सामने हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब का जवाब कौन देती है? नेचुरल साइंस, यानी स्टडी ऑफ नेचर। वो स्टडी ऑफ नेचर हमारा क्या है? वो स्टडी ऑफ नेचर हमारा फिजिक्स है, ठीक है। अच्छा, एक आसान लफ्ज़ों में बताने का वो मतलब हो गया, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। और मुख्तलिफ़ किताबों में एक कॉमन डेफिनेशन चलती है, वो ये होती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी अलॉन्ग विद देयर इंटरेक्शन। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी अलॉन्ग विद देयर अब इस डेफिनेशन को समझते हैं, जिससे आपको ज़्यादा मीनिंग और अच्छा समझ आ जाएगा कि असल में फिज़िक्स क्या है। हाँ भाई, देखो एक बात और कर सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी अलॉन्ग विथ देयर इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन क्या होता है? किसी का किसी से मुतासर होना, उसका किसी पे असर होना, या उसका उससे कोई रिलेशन होना, कोई कॉम्बिनेशन होना, डिपेंड करना। अगर स्टूडेंट टीचर के दरमियान एक इंटरेक्शन होता है, मतलब स्टूडेंट टीचर की बात समझ रहा होता है, टीचर स्टूडेंट की बात समझ रहा होता है, ये भी एक इंटरेक्शन कहलाता है। मतलब हमारे पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन होता है, या इंटरेक्शन वो जो हम किसी सामने वाले को समझें या उससे हमारा कोई किसी किस्म का रिलेशन हो, ठीक है, तो वो एक इंटरेक्शन बनता है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसका है? मैटर और देखो, नेचर की जब बात करते हैं ना, कुदरत की जब बात करते हैं, तो सिर्फ दो चीज़ें हमारे पास है पूरी कुदरत में, पूरी कायनात में सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें, उसके अलावा और कुछ नहीं है, मैटर और एनर्जी। हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ या तो मैटर है या एनर्जी है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो जो कॉम्बिनेशन है उसको हम इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, या तो खाली मैटर है या खाली एनर्जी, या फिर मैटर एनर्जी दोनों पाए जा रहे हैं। और इंटरेक्शन का मतलब ये भी है कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने थोड़े से मिलीग्राम के एलिमेंट से बहुत सारी एनर्जी बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं सब, ठीक है। याद रखें, मैटर से बना सकते हैं क्या? एनर्जी, और एनर्जी से बना सकते हैं क्या? बट आपने कहीं ना कहीं लाइफ में, आजकल फेसबुक पे बहुत से मीम्स में आप देखते हैं, एक फार्मूला आपको दिखता है E=mc², और आप उसमें अक्सर औकात उसकी मीम्स देख रहे होते हैं कि एनर्जी = मिल्क मल्टीप्लाई कॉफ़ी स्क्वायर, ऐसे बड़े बड़े फन वाले आते हैं, ठीक है। कहीं आइंस्टाइन और एक मैथमेटिशियन है, वो सी की वजह लड़ रहे होते हैं, ये C² ये मेरा है, कि फार्मूला E=m डैश में क्या आएगा? C²। देखो E=mc, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फिज़िक्स की फील्ड में, और ये फार्मूला बताता है मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, मैटर मास का ही होता है। तो एनर्जी को मास में तब्दील किया जा सकता है और मास को तब्दील किया जा सकता है। देखो, जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है हम फील कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते उसको, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? एनर्जी। अब जैसे कि रेडिएशंस, हमारे इर्द गिर्द भी रेडिएशंस हैं। कौन सी रेडिएशन? मोबाइल हमारी जेबों में ये रखा हुआ, जेब में हर जगह मोबाइल है, मोबाइल पे सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल से बात कर रहे हैं, तो टावर से मोबाइल तक क्या चीज़ आ रही है? मैटर आ रहा है, एनर्जी आ रही है? एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी ही हमें लेकिन दिख नहीं रही ना, दिख नहीं रही लेकिन काम कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो वो क्या है?
वो एनर्जी है, और उसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट करे, अगर वो दिख भी जाए, दिख भी सकती हो, तो मैटर है, और एग्जिस्ट करे लेकिन दिख नहीं सकती हो, काम करके दिखाए। अब मोबाइल एनर्जी से चलता है, कौन सी एनर्जी से चलता है भाई, बैटरी से चलता है। अब बज़ाहिर बैटरी के अंदर ऐसी क्या है, हमें तो नहीं दिख रहा, बैटरी लगाओगे तो मोबाइल चलने लग जाएगा। तो मोबाइल किस चीज़ से चल रहा है, एनर्जी से चल रहा है। मोबाइल खुद क्या है, मोबाइल खुद क्या, एनर्जी है, मैटर। और मोबाइल को चलाने के लिए क्या चाहिए, तो मैटर और एनर्जी मिलते हैं तो ही फिजिक्स क्रिएट होती है। अब हमारी पूरी बॉडी क्या है, मैटर है, एनर्जी है, हमारी पूरी बॉडी मैटर की है ना, लेकिन हमारी बॉडी काम कैसे करती है, एनर्जी से काम करती है। हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो काम करते हैं। तो यानी ये एक कंप्यूटर कैसे कंप्लीट होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मैटर हो गया, सॉफ्टवेयर उसकी एनर्जी हो गई। तो एनर्जी और मैटर मिलते हैं तो ही हमारे पास फिजिक्स बनती है। तो फिजिक्स में बात ही किसकी होती है, मैटर और एनर्जी की, सही है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन आ गई जो किताबों में होती है। अब आपकी किताब में जो डेफिनेशन लिखी उसको भी समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये लो, इसके मोबाइल में लग गया पासवर्ड, ठीक है मुनीब, पासवर्ड है मुनीब, ऑन है नहीं, ऑन है, चेक करो यार, पासवर्ड लग गया, खोलना। पीछे वाले को पीछे आयशा ऑन है, नहीं बंद नहीं करना, बंद करोगे दोबारा पढ़ाऊँगा। अच्छा भाई देखो, पहले यहाँ डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पे गौर करते हैं। कह रहे हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये बात तो कोई नई नहीं है ना, हमें पता है फिजिक्स किसकी ब्रांच है भाई, साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। समीर को बता रहा है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस शाख है। साइंस एक दरख्त है, उसके बहुत सारी शाखें हैं, उसकी एक शाख कौन है, फिजिक्स है, ठीक है। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज, जो पढ़ती है या हमें पढ़ाती है, जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आगे देखते हैं, विच स्टडीज द नेचर। बात वही आ गई, जो किसको पढ़ती है, नेचर को पढ़ती है। नेचर कौन है, नेचर कौन है, नेचर हम खुद हैं, हम लोग नेचर हैं। हम लोग क्या है, कहते हैं ना ये तो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है कुदरती है, पूरी दुनिया ही नेचुरल है। जो हम बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी हमें पहले नेचर को पढ़ना पड़ता है। जो अगर हमने अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ बनाई है तो उसको बनाने के लिए हमने पहले साइंस पढ़ी है, साइंस नेचर को पढ़ा है। नेचर को पढ़ते हैं जब भी तो आर्टिफिशियल बनाते हैं। हमने दिल बना लिया आज आर्टिफिशियल, लेकिन आर्टिफिशियल दिल बनाने से पहले हकीकी दिल को पढ़ा होगा ना, एक हकीकत दिल को पहले देखा होगा ना वो कैसे काम करता है। तो नेचर से ही आर्टिफिशियल बना लेते हैं, लेकिन असल चीज़ क्या है, नेचुरल, ठीक है। तो क्या, विच स्टडीज द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन। देखो वही डेफिनेशन यहाँ पे आ गई दोबारा, क्या, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये आपकी न्यू बुक में जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिखी है। क्या कह रहे हैं, विच स्टडीज द नेचर, नेचर को पढ़ती है, नेचर की बात करती है। बिहेवियर ऑफ मैटर एंड, मैटर और एनर्जी किस तरह से बिहेव करता है। बिहेव का मतलब है वो किस तरह पाया जाता है, हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी क्या खुसूसियात हैं, उसकी खुसूसियात क्या हैं, वो उसका रंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस काम आ सकता है, मैटर। तो किसी का बिहेवियर वो हमारे सामने कैसे पेश आता है, ठीक है। लकड़ी से क्या फ़ायदा होता है, लकड़ी हमारे किस काम आएगी, प्लास्टिक हमारे किस काम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैटर का बिहेवियर और साथ साथ किसका बिहेवियर, एनर्जी का
बिहेवियर। तो दो बातें कौन आ गई, मैटर और ये, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन। मैटर को तन्हा भी पढ़ो तो भी फिजिक्स है, खाली एनर्जी को पढ़ो तो भी फिजिक्स है, या मैटर का एनर्जी पे क्या असर है वो भी फिजिक्स है। जिस तरह घड़ी बगैर सेल के नहीं चलती, तो बगैर सेल के घड़ी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड। घड़ी सिर्फ मैटर नहीं है, चलती हुई घड़ी, काम करती हुई घड़ी क्या है, खाली मैटर नहीं है, खाली एनर्जी नहीं है, क्या इंटरेक्शन ऑफ। अच्छा सेल क्या है, बैटरी क्या है, खाली मैटर है, खाली एनर्जी है, या इंटरेक्शन ऑफ मैटर एनर्जी है, वो भी इंटरेक्शन कह लो क्योंकि वो खुद भी तो मैटर ही है ना, बनी मैटर की, अंदर उसके क्या है। तो यूँ समझ लो मैटर के एनर्जी के बगैर मैटर अधूरा है, और मैटर के बगैर, है ना, जैसे रूह के बगैर जिस्म बेकार है, जिस्म के बगैर रूह बेकार है। तो दोनों मिलते हैं जब भी तो इंसान चलता है ना। जिस्म के बगैर रूह बेकार है, अब रूह कहाँ भटकती रहेगी, उसको जिस्म चाहिए, है ना, और जिस्म के बगैर रूह बेकार है। तो दोनों मिलते हैं। अबे हाँ भाई देखें, जो मिलते हैं दो, हाँ बहुत बार देखी हैं, कहीं ना कहीं बैठी हुई थी चुड़ैल उड़ेल। अभी भाई रात हाँ देखा मैं, तो भाई अब दोनों मिलते हैं तो बनती है क्या, फिजिक्स बनती है, सही है। तो अब एक बार ज़रा अबान पढ़ो, ब्रांच ऑफ विच स्टडीज द एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द। तो तीन बातें आ गई, नेचर, मैटर और, तो नेचर में शामिल है मैटर और एनर्जी, ठीक है। चलो अब ज़रा सिर्फ मैं ब्रांचेस के नाम यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उनकी डिटेल हम देखेंगे बाद में। एटलीस्ट आप उन ब्रांचेस के नाम यहाँ सुन लें पहले। देखिए भाई बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं फिज़िक्स की, लेकिन याद रखा जाए कि हर वो ब्रांच जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, जब आप हायर क्लास में जाते हो ना, तो वो ब्रांच पूरा सब्जेक्ट बन जाती है। वो ब्रांच पूरा या तो चैप्टर बन जाती है या सब्जेक्ट बन जाती है। जैसे आपने 10 में पढ़ा था चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर था आपके चैप्टर में 14, जिसमें जनरेटर वगैरह का जिक्र था। तो वो क्या थी, फिजिक्स की ब्रांच थी, लेकिन अब पूरा क्या बन गया था, चैप्टर। और आगे जाओगे तो पूरी किताब बन जाएगी वो, फिर उसके मुख्तलिफ चैप्टर होंगे। तो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, सही है। तो देखो अब आपने चंद वो नाम जो फिजिक्स की डेफिनेशन के सुने हैं, कौन कौन से हैं, मैकेनिक्स आपने सुना है, जिसमें मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जब आपने नाम सुना मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स की दो टाइप्स होती हैं। अब ये डिटेल आ रही है इधर, सिर्फ नाम डिस्कस कर रहा हूँ। मैकेनिक है ना, अब मैकेनिक दो तरीक़ों की है, एक कार का मैकेनिक, एक बाइक का, और एक जहाज़ का। जहाज़ से धुआं निकल रहा है तो बोलो जहाज़ का रिंग पिस्टन ख़राब हो गया है, नहीं ऑयल नहीं डालूंगा। अच्छा चलो सुनो, अभी देखो क्या कि जो मैकेनिक्स है अब वो दो ब्रांचेस में आ गई, यानी उसके दो वेरिएंट आ गए, 3, 32, 4, 64, दो वेरिएंट आ गए। कौन कौन सा, क्लासिकल मैकेनिक और क्वांटम मैकेनिक, क्लासिकल मैकेनिक और क्वांटम मैकेनिक। अब ये दो बड़े बड़े ब्रांच आ गए। इसका मतलब ये है कि असल में हकीकी मायनों में जो फिज़िक्स है ना, वो दो टुकड़ों में बट गई है। फिज़िक्स बढ़ गई है, फिज़िक्स का बंटवारा हो गया है कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। एक कहलाती है क्लासिकल फिज़िक्स, एक कहलाती है क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स को मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं। हाँ, एक कहलाती है क्लासिकल फिज़िक्स, एक कहलाती है मॉडर्न फिज़िक्स। तो मॉडर्न फिज़िक्स को ही क्या बोलते हैं, क्वांटम फिज़िक्स। तो अब सुनो, मैकेनिक्स का नाम लिया जाए तो मैकेनिक्स भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही, किसमें, क्लासिकल और क्वांटम। अच्छा सर, ये जो है क्लासिकल, क्वांटम को मॉडर्न भी कहते हैं। क्या बोलो वो कौन सी वो है? एक तो मैकेनिकल, देखो क्लासिकल से हमें क्या समझ आता है, मिसालें हम कहते हैं यार क्लासिकल म्यूज़िक सुन रही है। क्लासिकल क्या होता है, पुराने ज़माने का, है ना। मॉडर्न क्या होता है, नए ज़माने का। मॉडर्न ज़माने का इसका मतलब है एक एयर का डिवीज़न आ गया कि इस साल तक का जो फिज़िक्स थी, इस साल तक आई वो क्लासिकल, उसके बाद आने वाली फ़िज़िक्स मॉडर्न। तो असल में जो सन 1600 है, 1600 तक की जो फ़िज़िक्स है हमारे पास, वो क्लासिक। न्यूटोनियन भी कहा जाता है। क्लासिकल मैकेनिक को क्या कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक भी कहते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स को एक और नाम भी देते हैं, क्या, न्यूटोनियन फिज़िक्स, क्योंकि वो सारा दौर किसका था। अब उसमें सिर्फ न्यूटन नहीं था, और भी थे,
लेकिन जो बड़ा जाना माना फिजिसिस्ट था वो कौन था? न्यूटन था। तो इस तरह मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स को एक और नाम दिया जाएगा जो उस दौर का सबसे बड़ा जाना माना मशहूर साइंसदान था, और वो था आइंस्टाइन। वो था, तो इसको बोलते हैं आइंस्टाइनियन, न्यूटोनियन और आइंस्टाइनियन। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी हमारी क्या? आइंस्टाइनियन। मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स का है। जो आज रेडिएशन से खेल रहे हैं ना हम लोग, ये रेडिएशन जो होती हैं ये माइक्रो वर्ल्ड है जो हमें दिखता नहीं है। असल में वर्ल्ड जो क्वांटम आता है ना, क्वांटम का मतलब ये होता है माइक्रो, बहुत छोटा, ऐसा चीज़ जो हमें दिखाई लेकिन उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसका असर होता है, वो काम कर रही होती है। अब आज हमारी हर टेक्नोलॉजी किस पे चल रही है? रेडिएशन पे चल रही है। हम वायरलेस हो गए ना, क्या हो गए? आपने तो वायर लगाया। वायरलेस ये, हाँ मैं अभी इधर क्लासिकल ज़माने में चल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा वो महंगा है। मैं भी कुछ दिनों बाद देखना मॉडर्न पे आ जाऊँगा, ब्लूटूथ वाला आपको जो है वो क्या होता है, माइक दिखेगा, ठीक है। अच्छा बहरहाल देखो, अब जब हम ब्लूटूथ लगाते हैं, लाइक ईयरबड्स लगाते हैं, वायरलेस जिसको बोलते हैं, वायरलेस क्या है? जिसमें वायर इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, है ना। आप लोग सेंसलेस हो, सेंस इस्तेमाल नहीं करते, ब्रेनलेस हो, ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, कभी कर ले तो कभी नहीं करते हो, ऐसा होता है। तो वायरलेस का मतलब है क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई में नहीं करते हो, वैसे करते होंगे, मैं पढ़ाई में नहीं करते हो, मैं पढ़ाई में नहीं करते हो, पढ़ाई में सेंस यूज़ नहीं करते हो आप लोग, करना चाहिए। तो वायरलेस यानी क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? तो वहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हो? रेडिएशन। क्या इस्तेमाल कर रहे हो? और ये रेडिएशन सारी पॉसिबल, इनको जो स्टडी करा, इनमें जो हमने मॉडर्न हुए, तरक्की करी, वो किस फिजिक्स की बुनियाद पर करी? मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद पर करी, ठीक है। तो फिलहाल आज यहीं रखते हैं, लेकिन आज हमने कहाँ तक पढ़ा क्या कि वैसे इस चैप्टर में क्या है, फिजिक्स है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, और फिर आगे डायमेंशंस को पढ़ेंगे।